वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेरियस जो साइंटिस्ट लोग एटम का मॉडल दिए और जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो आपको आता है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। यूरोपियन कल्चर में आपको एक केक होता है, केक के ऊपर कुछ दाने दाने दे दिए जाते हैं, उसी को पुडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पुडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, इन्होंने कहा थॉमसन प्रपोज्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड इन स्फीयर ऑफ द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, मान लीजिए कि ये एटम है आपका, तो एटम स्फेरिकल होता है, ये उस समय तक पता था, ठीक है। एटम स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल एटम के साइज के बराबर साइज में आपको पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ये देखिए सभी जगह पॉजिटिव चार्ज आपको फैला हुआ है, जहां कुछ नहीं दिखाया गया है वहां समझिए आपको पॉजिटिव चार्ज आपको फैला हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड इन द क्लाउड ऑफ प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको इसी में बीच बीच में देखिए आपको एम्बेडेड होते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, वाटरमेलन जो तरबूज आपका होता है, तरबूज में क्या होता है, लाल लाल पार्ट होता है सब जगह, वो मान लीजिए आपको प्रोटॉन है, ठीक है। और उसमें सीड्स बीज जो होते हैं बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, घुसे होते हैं, वो आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स। एकदम उसी से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस मॉडल was soon failed as it could not explain the experimental facts of Rutherford's scattering experiment। आपको पहले से नहीं पता होगा कि रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन आया था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जबकि इन दिस केस द होल पार्ट ऑफ द एटम इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या आया था आपको कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और इसीलिए ये मॉडल आपका तुरंत फेल कर गया और रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसी को वाइडली यूज किया जाने लगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। उन्होंने रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में कहा था। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल में क्या किया गया कि उन्होंने क्या किया कि he directed a beam of alpha particles from a radioactive source on the gold foil। गोल्ड फॉइल पतला जो है, पतला वेरी थिन गोल्ड का फॉइल लिया गया और उस गोल्ड के फॉइल का ही एक एटम यहां दिखाया गया। इस पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलता हुआ अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया, प्रोजेक्ट कराया, ठीक है। ऐसा करने के बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बात ऑब्जर्व किया। इसके बाद एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन दिया गया। क्या उन्होंने किया? एक थिन गोल्ड फॉइल लिया गया जिसका एक एटम दिखाया गया है और रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलता हुआ अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कराया गया, ठीक है। इसके बाद इसके इस साइड एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी रखा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और उन कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने कुछ एक मॉडल दिया कि एटम ऐसा होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने सबसे पहले आपको ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो इससे जाते हैं और बिना किसी डेविएशन या वेरी स्मॉल डेविएशन से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये देखा कि वेरी फ्यू जो होता है, ठीक है, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो आपको कुछ एंगल से डेविएट कर जाते हैं। ये देखिए, इसको जाना इधर चाहिए था लेकिन ये एंगल से डेविएट कर गए। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको अपने रास्ते से सामने जाने के बजाय डेविएट कर जाते हैं, सामने जाने के बजाय डेविएट कर जाते हैं, ठीक है। और 10,000 20,000 में केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो सामने की ओर जाता है और लौट करके वापस आता है। तो आपको ये तीन ऑब्जर्वेशंस हुए। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the foil
without any deviation or deviate through a very small angle. Second observation was that very few of the alpha particles deviate through an angle ranging from 0 degree to 90 degree. And third observation was very few, that is 1 out of 20,000 alpha particles retraces its path, मतलब जिस पाथ पर जाता है उसी पाथ पर लौट करके चला आता है. And the fourth observation was, as the atomic mass of the foil is increased, or you can say that if a metallic foil of heavier elements is used, then number of alpha particles deviated through a given angle also increases. I repeat it. If you increase the heavier and heavier metal foil, then the number of alpha particles deviated through a given angle also increases. These were 4 observations of Rutherford atomic model on the basis of which he made some conclusion and given some model, some theories about the, as I stated earlier, the observations. First observation is most of the alpha particles went undeflected to a very small angle. Only few alpha particles were deflected to the extent of 90 degree. Third is very few alpha particles, nearly 1 out of 20,000, were recoiled by 180 degree or retraces its path. And fourth observation is, as the atomic number of the metal increases, the angle of deflection also increases. तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा, उन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि किसका, व्हाट आर दोज रीजन बिहाइंड सच ऑब्जर्वेशंस. तो उन्होंने कहा कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विथ ऑलमोस्ट नो डिफ्लेक्शन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गया, उसका डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं. इसका मतलब है उसका रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं आया, यानी कि एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है वो खाली होता है. ठीक है, इंडिकेट्स दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. इस बात को उन्होंने कहा. उन्होंने ये भी कहा कि सिंस अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल आपको डाई पॉजिटिव हीलियम एटम होता है. ठीक है, तो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को अगर देखें आप, तो हीलियम का 2 और 4 होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपको, केवल 2 होते हैं. उन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया. ये हीलियम होता है, ये न्यूक्लियस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकाल दीजिएगा, तब जाकर के आपको बनता है डाई पॉजिटिव हीलियम आयन. तो इन दोनों को बाहर निकाल दीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, केवल न्यूक्लियस, और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, और क्या है, न्यूक्लियस का डेंसिटी ज्यादा होता है. इसी चीज को लिखा हुआ है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है जिसको फेंका जा रहा है वो खुद एक पॉजिटिवली चार्ज है. तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डेविएट करना, ये दिस इज पॉसिबल ओनली इफ सम पॉजिटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. तो इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेविएट हो गए, यानी कि एटम के सेंटर पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज ही आपको बैठा हुआ है, वही उसको डेविएट करता है, दूर से ही धकेलने लग जाता है. ठीक है, सिंस अल्फा पार्टिकल्स बी एनफ हेवी एंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज वर डिफ्लेक्टेड एंड इवन रिकॉइल्ड, लौट करके वापस भी आ गया, indicates that there should be a small very dense heavy center which can repel alpha particles. ये अल्फा पार्टिकल है, ये अपने रास्ते पर जा करके और लौट जाता है, यानी कि सामने
इससे काफी ज्यादा मास कैरी करने वाला पॉजिटिव बैठा हुआ है, वही लिखा हुआ है, इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी अ स्मॉल वेरी डेंस हेवी सेंटर which can repel alpha particles. He named this heavy positively charged up center as the nucleus. उनका तीसरा एक्सप्लेनेशन ये था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। उस पर उन्होंने कहा कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस को ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसी तरह से सभी प्रोटॉन्स के चार्जेस को ऐड कर दीजिए जो एटम के अंदर में, ठीक है। इन टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन ऑल दी प्रोटॉन्स, ठीक है। इसी चीज को लिखा हुआ है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन विच टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, ठीक है। अब इन सब ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेनेशंस के बाद उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया जिसको रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ a very dense small nucleus। क्या होता है उसमें? very dense small nucleus होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? containing total positive charge and situated at the center of the atom, ठीक है। आपको एटम के सेंटर पर एक वेरी डेंस स्मॉल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसी में सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज के बारे में कहा, साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -10 मीटर। इतना के ऑर्डर में आपको एटम का साइज होता है। एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस, और उसका न्यूक्लियस जो आपका होता है वो 10 raised to the power -15 मीटर से 10 raised to the power -14 मीटर के रेंज में आपको होता है। सोच सकते हैं कि एटम आपको कितना स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, तो इसको सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए, ठीक है, इस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²r, that must be balanced by some forces. In this case, what I say, if any particle is in circular motion, then the particle to be in circular motion, there must be some centripetal force acting toward the center of the circle, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन में आप, in this case centripetal force that is mv²r, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। द सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है that is mv²r is balanced by the electrostatic attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus k q1 q2 by r। हम लोग पढ़े हैं कि दो चार्जेस, if two charges q1 and q2 are separated by a distance r, then the force acting between them is k, which is a constant, I will tell you later, k q1 q2 by r square। This equation was given by Coulomb, एक साइंटिस्ट है, आप जानते हैं। तो इसी चीज के यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस so that Coulombic attractive force between the nucleus and the electrons is balanced by the centrifugal force in the square by r। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इनका ये कहना था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल डेल्टा इज गिवन। इन्होंने एक रिसर्च किया था, उसमें ये भी था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू एन एंगल डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ द साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है। तो दो अलग अलग केसेस का जब ये लिया जाएगा, डेल्टा 1 पर आपको ये है और डेल्टा 2 पर ये है, तो रेशियो आपको निकाला जा सकता है। इसको आप कहाँ यूज करेंगे? आपको क्वेश्चन कहेगा कि मान लो 10,000 अल्फा पार्टिकल है,
10,000 अल्फा पार्टिकल है जो 60 डिग्री से डेविएट करता है, तो 30 डिग्री से डेविएट करने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर क्या होगा? तो ये तीनों आपको दे दिया गया है। क्या इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है? इस तरीके से डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पर आएंगे, हालांकि इस पर रियल एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक नहीं आए। ठीक है, तो इसमें ये है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ डिमेरिट्स भी रह गए, जिसका फेलियर्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें ऐसे तो बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, उसमें दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला आपको ये है कि ऐसा होता है कि इनकी थ्योरी के जस्ट पहले या उसी समय कहिए कि एक मैक्सवेल करके साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी, जैसे ये देखिए आप गौर से देखिएगा, अगर कोई पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो चार्ज हो, कोई भी पार्टिकल जो चार्ज हो, अगर ये सर्कुलर मोशन में होता है, तो सर्कुलर मोशन में जब रहेगा तो इस पर एक अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एंड फोर्स पर यूनिट मास आपको एक्सेलरेशन होगा। तो कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए उस पर नेट सेंटर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये रहना जरूरी है उस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए। ठीक है, और अगर वो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा तो फोर्स बाय मास होता है एक्सेलरेशन, यानी कि ये पार्टिकल आपको हमेशा एक रेडियल एक्सेलरेशन में रहेगा। मैक्सवेल का थ्योरी ये था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर रहे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में मूव करता है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा। वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब इसके पास एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकलते चला जाएगा। तो इसके पास एनर्जी आपको धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। एनर्जी जब इसका कम होगा तो धीरे धीरे इसका जो रेडियस है सर्किल का, वो धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द न्यूक्लियस, और इन अदर वर्ड्स वी से दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये सब हायर स्टडी में पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ यूज करने के लिए कहा गया है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको एक धागा से बांध लीजिए और उसको आप ऐसे ऐसे तेजी से घुमाइए। आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप तेजी से ऐसे ऐसे करते रहिएगा, ढेला आपको हाथ से बहुत दूर जाकर सर्कुलर पाथ पर घूमते चला जाएगा। लेकिन आप जो ऐसे कॉन्स्टेंटली जो एनर्जी दे रहे थे, उसको धीरे धीरे आप देना बंद कर दीजिए, तो देखिएगा कि वो ढेला जो आपका था, स्टोन, मार्बल, वो आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते हुए आपके हाथ से टकरा जाएगा। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। यही चीज इसमें होता है। मैं एक बार और आपको समझाता हूं फिर से। फॉर एनी पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन, इट मस्ट हैव सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। If that centripetal force is divided by mass, it will give you the centripetal acceleration. According to Maxwell theory, if any charged particle is under acceleration or retardation, it always loses some energy. इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो भी रेडिएशन में है, और इसीलिए ये भी आपको एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी जब लूज करेगा तो इसके पास एनर्जी कम बचेंगे। ये धीरे धीरे इसका पाथ, धीरे धीरे इसका रेडियस छोटा होते जाएगा और ये इवेंचुअली आपको न्यूक्लियस से टकरा जाएगा या उसमें गिर जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इसी को यहाँ मैंने लिखा है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, ये आप पढ़ेंगे हायर स्टडी में। इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर acceleration, it loses energy. As per Rutherford's model, electrons revolving around the nucleus are under a constant value of
radial acceleration, and therefore it must lose energy, and calculations suggest that within a fraction of time, 10 raised to the power minus 8 to 10 raised to the power minus 9 seconds, the electron will fall inside the nucleus following a spiral path. This path is called spiral path. However, this doesn't occur. अगर ये होता तो जितने भी एटम होते दुनिया में उन सभी में इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली न्यूक्लियस से टकरा जाता, यानी एटम एग्जिस्ट करता ही नहीं। जबकि एटम एग्जिस्ट करते हैं ये आप भी जानते हैं, यानी कि इनका जो थ्योरी है रदरफोर्ड का वो डिमेरिट उसमें है। ठीक है, इसी को लिखा हुआ है हाउ एवर दिस डजंट ऑकर एंड देयरफॉर रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम स्टेबल क्यों होता है इस बात को उनका थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, उनके थ्योरी का दूसरा डिमेरिट ये था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन सैंपल। एटॉमिक हाइड्रोजन सैंपल से लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको इसी चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखना रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसको नहीं समझाता हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में आप इसको स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, फिर ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें सीखना है सम बेसिक्स ऑफ चार्ज। चार्ज के कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहला आपको आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम का एक लॉ था कि अगर दो चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r, then the force acting between them is given by F is equal to K by D Q1 Q2 by R square। ठीक है, क्या दिया जाएगा F is equal to K by D 1/4 K by D Q1 Q2 by R square। जहाँ Q1 Q2 R तो आप जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको K क्या है, K आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 raised to the power 9 in SI units। SI unit में इसका वैल्यू 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power 9 SI यूनिट्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर D क्या होता है, D is called dielectric constant of the medium। ठीक है, D का वैल्यू 1 होता है फॉर वैक्यूम और इन एयर it is around 81 for water, it is around 16 for ethyl alcohol। मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट है जो उनके एक्सप्रेशन में है। डी है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी मीडियम को रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो चेंज कर जाता है, और इस फॉर्मूला में एक नया फैक्टर आ जाता है नीचे में डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों के बीच में वैक्यूम हो या एयर तो इस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। किसके लिए, वैक्यूम और एयर के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी मीडियम में इन दोनों के बीच में अगर आप वाटर रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा 81, मतलब
इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जितना भी है एयर में, अगर इन दोनों चार्जेस को सेम सेपरेशन पर आप वाटर में रखेंगे तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आपको 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। और आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में, आयनिक कंपाउंड्स आपको वाटर में इसलिए ज़्यादा अच्छा से घुलते हैं क्योंकि उन आयंस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो 81 टाइम से आपका कम हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? 81 टाइम से कम हो जाता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में मैंने पोलर सॉल्वेंट के तौर पर वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो फोर्स आपको ये होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस का, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसका यू से हम लोग डिनोट करते हैं, दिया जाएगा KQ1 Q2/R। क्या दिया जाएगा आपको? KQ1 Q2/R। ठीक है, इसमें एक चीज देखना होगा आपको, अगर आपको दोनों चार्जेस सेम नेचर का, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिपल्सन का जब केस हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव when repulsive force is active between charges of same nature। ठीक है, और जब ये अपोजिट नेचर के होंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, नेट निगेटिव हो जाएगा, तो उस समय अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव हो जाएगी। तो इट इज नेगेटिव व्हेन attractive force is acting between charges of opposite nature। अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है, और वैसे केस में पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर एक तो चीज और सीखना है कि व्हेन अ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस of V volt is applied on a charged particle having charge q, then
its potential energy then its kinetic energy increases by Q into V। इसका मतलब यह है कि कोई चार्ज पार्टिकल, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, इनिशियली एट रेस्ट। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है इनिशियली रेस्ट में, ठीक है। अगर इस पर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इसका एनर्जी जो आता है वो Q इंटू वी हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसका Q इंटू वी हो जाएगा, और शुरू में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0 था, क्योंकि कहाँ था ये, रेस्ट में था, ठीक है। ये चीज भी आपको फॉर्मूला बहुत यूज होता रहेगा। क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q को यहां से आप पास करवाते हैं, ठीक है, कहा इनिशियली में, एट रेस्ट में, तो चार्ज पार्टिकल जब इस V पोटेंशियल डिफरेंस से पार होकर बाहर निकलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये एक्सेलरेट हो जाएगा, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, Q इसका चार्ज इंटू V इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया, ये यहाँ पर आपको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके आगे हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी gained by an it is the maximum kinetic energy gained by an electron if it initially at rest, if it is passed through a potential difference, if it is passed through a potential difference if it is passed through a potential difference of potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt. It is the maximum kinetic energy gained by an electron if it is passed through a potential difference of 1 volt. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो गेन्ड होगा वो Q इंटू V होता है। Q कितना है? Q इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, इंटू वोल्ट। वोल्ट कितना है? 1 वोल्ट है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और यही आपको हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कूलम वोल्ट आपको जूल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है।
ठीक है, इस पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम लोग कर देखते हैं ताकि इसको यूज करना भी हम लोग सीख जाएं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कोई। इन दोनों न्यूमेरिकल को आप पढ़िए बढ़िया से। जैसे पहला में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इफ 10 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें चार्ज चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका चार्ज हमें पता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अप्लाई किया गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम कैसे देते हैं, Q इंटू V से देते हैं। Q कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर 1.6 10 to the - 19 कूलम इंटू V कितना है 10 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.6 10 to the - 19 कूलम वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1.6 × 10 - 19 जूल कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर जूल में आ गया, मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में आपको जूल में काफी कम यूज होता है। केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्यादातर केस में यूज किए जाएंगे। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा गौर से, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E इंटू 10 वोल्ट क्या हो जाएगा 10 eV। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट। चलिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन होता है। यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होगा, ट्वाइस ऑफ दैट, लेकिन साइन आपका ऑपोजिट होगा। तो चार्ज कितना हो गया 2e हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7 वोल्ट। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू V। Q कितना है, डायरेक्ट इस बार करते हैं, Q आपका 2 ये है, मॉड नहीं भी दे सकते हैं, इंटू वोल्ट कितना आपने अप्लाई किया 7 वोल्ट। 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करने से आपको जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप SI यूनिट में देना चाहें 14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI में लीजिए 1.6 10 to the - 19 जूल। इस तरीके से जब आप करने जाएंगे तो आपको काफी आराम महसूस होगा, कैलकुलेशंस आपको सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखें। इसमें क्या कहा गया है, एन अल्फा पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस बार अल्फा पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल जो आपको दिया गया है वो इनिशियली रेस्ट में नहीं है, बल्कि उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है। इस बार उसको डिक्सेलरेट किया गया। डिक्सेलरेट करने का मतलब होता है उसको रिटार्ड स्लो किया गया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने वाला केस लगाना है। ठीक है, बाई पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। चलिए एक काम करते हैं, कितना से डिक्रीज करेगा ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना से होगा, तो Q इंटू V से। Q कितना है, अल्फा पार्टिकल है, अभी हम लोग निकाले अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इंटू E होता है। ठीक है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट सोल्व कर लीजिए, 5 इंटू इट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया, इनिशियली कितना था, इट वाज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 से डिक्रीज किया तो बचेगा कितना, देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इनिशियल वैल्यू में से डिक्रीमेंट को आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, चलिए